हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो है 6 चैप्टर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। पहले 2 कर चुके हम ज्योग्राफी का 10th क्लास का, ठीक है। उसका थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इससे पहले हमने पटसन जो है उद्योग पढ़ा, चीनी उद्योग पढ़ा, ठीक है। अब हम जो है और एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ा। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट। केमिकल इंडस्ट्रीज यानी कि रसायन उद्योग। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्टिंग ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ GDP. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट in Asia and occupies the 12th place in the world in terms of its size. It comprises both large and small scale manufacturing units. Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sectors. Inorganic chemicals include sulfuric acid, used to manufacture fertilizers, synthetic fibers, plastic adhesive paints, dyes, stuffs, nitric acids, alkalis, soda ash, used to make glass, soaps and detergents, paper and caustic sodas. These industries are widely spread over the country. यानी कि रसायन उद्योग के बारे में क्या बताया गया है कि भारत में जो है रसायन उद्योग तेजी से विकास उसका हो रहा है और ये मतलब इसकी भागीदारी जो है सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। GDP जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा जो है तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है, ठीक है। इसमें लघु और वृहत दोनों प्रकार की जो विनिर्माण इकाइयां शामिल हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में बहुत तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के जो है निर्माण में प्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, कांच, साबुन, शोध, अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन, कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं, ठीक है। इन उद्योगों का देश में जो है फैलाव है। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, डाई स्टफ्स एंड ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। नियर Organic chemicals plants are located near old refineries or petrochemical plants. Chemical industries, its own largest consumers. Basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial applications, agriculture for directly for consumers markets. इसमें क्या बताया गया है कि जो कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल हैं, ठीक है। और जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। और ये जो उद्योग हैं ये तेल शोधनशालाओं में पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बताया कि केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर्स, यानी कि रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है और आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि, उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के देखिए कि द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, phosphatic fertilizers and ammonia, phosphorus, DAP and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. The potash is the next देखिए the potash is the entirely imported as the country does not have any reserve for commercial usable potash or potassium compound in any form. India is the third largest producers of nitrogenous fertilizers. There are 57 fertilizers units manufacturing nitrogenous and complex nitrogenous fertilizers, 29 for urea and 9 for producing ammonium sulfate as a byproduct, and 68 other small units produce single superphosphate. At present there are 10 public sector undertaking and 1 in cooperative sectors at Hazira in Gujarat under the Fertilizers Corporation of India. देखिए इसमें क्या बताया गया है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि उर्वरक उद्योग में कि उर्वरक उद्योग जो है नाइट्रोजनी उर्वरक जिसमें जो है यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक, DAP और अमोनियम फॉस्फेट और जो अनेक जो है उर्वरक, मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटास है शामिल है, ठीक है, के उत्पादन क्षेत्रों के आसपास केंद्रित है। तीसरा जो है पोटास आयात किया जाता है। हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से ये किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटाशियम यौगिक के भंडार नहीं है। भारत जो है नाइट्रोजनीकरण उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ जो है देखिए आगे इसमें यहाँ 57
जो है उर्वरक इकाइयां हैं जो नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजनिक उर्वरक निर्मित करती है, और 29 जो इकाइयां हैं ये यूरिया उत्पादन करती है, तथा 9 इकाइयां जो हैं उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट्स के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करती हैं। ठीक है, और 68 अन्य लघु इकाइयां मात्र सुपर फॉस्फेट का उत्पादन करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम और भारतीय उर्वरक निगम यानी कि FCI भारतीय उर्वरक निगम गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है। ठीक है, आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ द फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। यानी कि यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आ रही है कि यानी हरित क्रांति के बाद में ये उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गए। ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला और कुछ जो है कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% जो है उत्पादन करते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक हैं। आगे देखिए इसमें सीमेंट इंडस्ट्री यानी कि सीमेंट उद्योग। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। This industry require bulky and heavy raw materials like limestone, silica, alumina and gypsums. Coal and electric powers are needed apart from rail transportations. यानी कि निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। ठीक है, और इस उद्योग को भारी और स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है, और रेल परिवहन के अलावा इसमें यहाँ से जो है कोयला और विद्युत ऊर्जा भी इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। यानी कि इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी देशों के बाजार की उपलब्धता है। ठीक है, गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों की। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट्स वाज सेटअप इन द चेन्नई। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए The first cement plants was set up in Chennai in 1904. After independence, the industry expanded. The control of price and distribution since 1989 and other policies reform led the cement industries to make rapid strides in capacity, process, technology and productions. There are 128 large plants and आगे देखिए इसमें and 332 mini cement plants in the country. India produce a variety of cements. Improvement in the quality has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia apart from a large demands within the country. This industry is doing well in terms of productions as well as exports. Efforts are being made to generate adequate domestic demands and supply in order to sustain this industry. यानी कि इसमें क्या बताया गया है, देखिए फर्स्ट सीमेंट जो है प्लांट यानी कि पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था, और आज़ादी के बाद जो है इस उद्योग का प्रसार हुआ, और सन 1989 की बात आ रही है तो इससे मूल्य और वितरण में नियंत्रण समाप्ति और अन्य नीतिगत सुधारों से सीमेंट उद्योग में क्षमता, प्रक्रिया व प्रौद्योगिकी और उत्पादन में अत्यधिक जो है इसने तरक्की की है। ठीक है, यहाँ पर बताया है कि देयर आर 128 लार्ज प्लांट यानी कि 128 बड़े प्लांट और 332 जो है छोटे सीमेंट उद्योग देश में स्थापित किए गए। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें क्या बताया कि गुणवत्ता में सुधार के कारण जो है भारत को बड़ी घरेलू मांग के अलावा पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया के बाजारों में इसकी मांग बढ़ी है, और ये उद्योग उत्पादन और निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। ठीक है, इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखिए ऑटोमोबाइल प्रोवाइड्स व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स. Trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, three-wheelers and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. After the liberalization, the coming in of new and contemporary models stimulated the demands for vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passengers, cars, two and three-wheelers. This industry had experienced a quantum jump in less than 15 years. Foreign direct investment brought in new technology and aligned the industry with global developments. At present, there are 15 manufacturers of passengers, cars and multi-utility vehicles, 9 of commercial vehicles, 14 of
2 and 3 wheelers. The industry is located around Delhi, Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। यानी कि इसमें क्या बताया, देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात आ रही है कि मोटर गाड़ी उद्योग जो है, मोटर गाड़ी उद्योग में देखिए मोटर गाड़ी यात्रियों और सामान के लिए तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया बहुउपयोगी वाहन है। ठीक है, बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के बाद नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार और वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दुपहिया, तिपहिया वाहनों में बहुत ज़्यादा तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 15 से भी कम वर्षों में इस उद्योग ने बहुत ज़्यादा उन्नति की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से भी यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। ठीक है, आज इसकी जो बात करें कि 15 इकाइयाँ यात्री कार और 14 इकाइयाँ दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माण करती है। ये उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित हैं। ठीक है, आगे देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक industries. The electronic industry cover a wide range of products from transistors, sets to televisions, telephones, cellular, telecom, pagers, telephone exchange, radars, computers, and many other equipments required by the telecommunication industry. Bangalore has emerged as the electronic capital of India. Other important centers of the electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, and Coimbatore. By 2010-11, software technology parks of India have come up across 46 locations of different centers of India. However, the major industry concentrations is at Bangalore, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Pune. A major impact of this industry has been on, देखिए आगे इसमें, has been on employment generations. It is encouraging to know that 30% of the people employed in these sectors are women. This industry has been a major foreign exchange earners in the last 2 or 3 years because of its fast growing business processing outsourcing sectors. The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. देखिए इसमें क्या बताया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत जो आने वाले उत्पादों में जो है ट्रांजिस्टर से लेकर के टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए जो है के लिए उपयोगी अनेक जो उपकरण हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, बेंगलुरु भारत की जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। बेंगलुरु क्या है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। ठीक है, और जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान के जो दूसरे महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र है मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ है। देखिए वर्ष 2010-11 तक जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जिसको STPI बोला गया है, देश के 46 स्थानों पर जो स्थापित हो चुके थे और इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे है। ठीक है, ये भी काफी रोचक है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है रोजगार पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं हैं और पिछले 2 या 3 वर्षों से ये उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। ठीक है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO है। ठीक है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण जो है हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। आगे देखिए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस यानी कि औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollutions of land, water, air, noise, and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for 4 types of, आगे देखिए इसमें, pollutions, air, water, land, noise. The pollution industries also include thermal power plants. इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें देखिए कि जो है उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके द्वारा जो है बढ़ते भूमि, वायु और जल पर्यावरण प्रदूषण को इस नकारा नहीं जा सकता है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें वायु, जल और भूमि और ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, और प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल है। अब देखिए इसमें जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिया गया है, ये हम करने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में आए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भरने, श्रीनगर को दर्शाइए, मोहाली को दर्शाइए, नोएडा को दर्शाइए, जयपुर को दर्शाइए, ठीक है, इंदौर को दर्शाइए। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, या फिर कोई स्टेट का नाम दे देंगे। ठीक है, उसमें बताइए कौन सा है। तो ये यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, मोहाली जो है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है, नोएडा जो है
ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जयपुर है, ये राजस्थान में है। गांधीनगर जो है ये भी गुजरात में है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में। कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल में है। अब जो असम में गुवाहाटी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में, विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद ठीक है तेलंगाना में, और जो है बेंगलुरु कर्नाटका में, मैसूर भी कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु में, और तिरुवनंतपुरम जो है केरला में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में, पुणे भी महाराष्ट्र में, इंदौर एमपी में, और गांधीनगर जो है गुजरात में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एयर पोल्यूशन। Air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxides and carbon monoxides. Air-borne particulate materials contain both solid and liquid particles like dust, sprays, mist, and smokes. Smoke is emitted by chemical and paper factories, bricks kilns, refineries, and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms. Toxic gas leaks can be very hazardous with long-term effects. Are you aware of the Bhopal gas tragedy that occurs? Air pollution adversely affect human health, animals, plants, buildings, and the atmosphere as a whole. देखिए यहाँ पर बताया कि एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, देखिए अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब क्या है कि वायु प्रदूषण का कारण है। ठीक है, और वायु में जो कणनुमा पदार्थों में ठोस और द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि है, स्प्रे है, कुहासा है, धुआं है, रसायन में कागज उद्योग, ईंटों के भट्ठे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है कि जहरीली गैसों का जो रिसाव है बहुत ही भयानक होता है, दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी थी। ठीक है, इसी तरह से ठीक है, वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों और पूरे पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है कि वाटर पोल्यूशन is caused by organic and inorganic industries waste and effluents discharged into rivers. The main culprits in this regards are paper, pulp, chemical, textiles and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries that let out dyes. आगे देखिए, इसमें detergent, acids, salts and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubbers etc. into the water bodies. Fly ash, phosphor, gypsum and iron and steel slags are the major solid waste in India. इसमें क्या बताया है, देखिए वाटर पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो जल प्रदूषण यानी कि उद्योगों द्वारा जो है कार्बनिक और अकार्बनिक जो अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से क्या होता है कि जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख जो कारक हैं जैसे कागज है, लुगदी है, ठीक है, रसायन है, वस्त्र है, रंगाई उद्योग है, तेल शोधनशालाएं हैं, चमड़ा उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, जो रंग और अपमार्जक जो है, अम्ल, लवण और भारी धातुएं जैसे शीशा है, पारा है, कीटनाशक, उर्वरक है, कार्बन है, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, भारत के जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम और लोह इस्पात की अशुद्धियां हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें थर्मल पोल्यूशन की बात आ रही है। थर्मल पोल्यूशन Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling. What would be the effect on aquatic life? यानी कि जो तापीय प्रदूषण है, जब कारखानों और ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। ठीक है, और जल जीवन पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है जलीय जीव जो हैं जैसे मछलियां वगैरह हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ता है, उनको काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, देखिए, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसगैरेज. Soil and water pollutions are closely related. Dumping of waste, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salts and garbage renders the soil useless. Rainwater percolates
to the soil, carrying the pollutants to the grounds, and the groundwater also get contaminated. ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि जो कारखाने हैं उनके जो अपशिष्ट हैं परमाणु संयंत्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसे बीमारियां होती हैं। ठीक है, मिसगैरेज हो जाती है, और मृदा और जल प्रदूषण आपस में इससे संबंधित है। ठीक है, मलबे का ढेर जो विशेषकर जैसे कांच है, हानिकारक रसायन है, औद्योगिक बहाव है, पैकिंग है, लवण और कूड़ा करकट है, ये भी क्या करते हैं कि जो मिट्टी है उसको अनुपजाऊ बनाते हैं। वर्षा जल के साथ साथ में ये प्रदूषक जमीन से रिश्ते हुए कहाँ चले जाते हैं, भूमिगत जल के अंदर पहुंच जाते हैं और उसे भी क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। आगे देखिए, noise pollutions not only in irritations and angers, it can also cause hearing impairment, increase heart rate and blood pressures, among other physiological effects. Unwanted sound is an irritant and a source of stress. इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यानी कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है कि खिन्नता होती है, उत्तेजना बढ़ती है, हृदय गति, रक्तचाप और अन्य जो है कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। ठीक है, औद्योगिक और जो है निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, तो ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस यानी कि एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस? सम सजेशंस आर minimizing used water for processing by reusing and recycling it in 2 or more successive stages, harvesting of rainwater to meet water requirements, treating hot waters and effluent before releasing them in rivers and ponds. Treatment of industrial effluents can be done in 3 phases. ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया कि पर्यावरणीय निम्नीकरण की बात आ रही है, डिग्रेडेशन की, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम कैसे की जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए उसको, कि कारखानों के द्वारा जो है निष्कासित और 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। ठीक है, 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सके, तो कुछ हम पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ सुझाव हैं यहाँ पे कि मिनिमाइज यूजिंग वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस, यानी कि विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग और जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है इसमें कि जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण करना, नदियों और तालाबों में गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। ठीक है, 3 phases में। आगे इसमें देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट्स बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लक्चुएशन एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, एंड थर्ड जो है टर्शियरी ट्रीटमेंट्स बाय बायोलॉजिकल, केमिकल्स एंड फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। यानी कि यांत्रिक साधनों के द्वारा प्राथमिक शोधन जिसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई करके उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना, तलछट जमाव करना, ये शामिल है। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है कि जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा शोधन करना। तीसरा क्या है कि जो जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा तीसरी बार शोधन। इसमें अपशिष्ट जो है जल को पुनर्चक्रण के द्वारा क्या करते हैं, पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें overdrawing of groundwater results by industry where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally. Particulate matters in the air can be reduced by fitting smoke stacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators. Smoke can be reduced by using oils or gas instead of coal in factories. Machinery and equipments can be used and generators should be fitted with silencers. Almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise. Noise absorbing materials may be used apart from personal use of earplugs and earphones. देखिए इसमें क्या बताया है कि जब भूमिगत जल का जो स्तर कम है वहाँ उद्योगों के द्वारा क्या किया जा सकता है कि अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए, और वायु में जो निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां होनी चाहिए। चिमनियों में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अक्षेपण यानी कि जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स,
ठीक है। स्क्रबर्स उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से अलग करने के लिए उपकरण होने चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल और गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। ठीक है। मशीनरी और उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो और कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी होने चाहिए। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।